नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं किस्सा किताबों का। मैं किताबों की बातें करता हूं। आप सबको पता है कि किताबों की बातें होती हैं और तमाम लोग मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि किताबों की बातें की जाएं। और किसी वजह से, क्योंकि आपको पता है, कभी आलोक अड्डा और कभी माइंड योर बिजनेस, इन दोनों चक्करों में, और ये नया नया काम है वर्क फ्रॉम होम में, अपना हाथ साफ किया जा रहा है कि कैसे वीडियो बनाया जाए, कैसे उसको एडिट किया जाए। इस चक्कर में सच बात यह है कि किताबें पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल रही है और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के पढ़ता हूँ, अभी भी कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि सबसे अच्छा है उन लोगों से बात की जाए जो किताबें पढ़ते हैं, किताबें लिखते हैं, साहित्य रच रहे हैं और साहित्य के आसपास समाज को देखते हैं। तो तीन मेहमान मेरे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपसे परिचय करवा देता हूँ। नवीन जोशी जी हैं, पत्रकार हैं, पुराने वरिष्ठ संपादक रहे हैं और साथ में साहित्यकार हैं। नवीन जी की एक कहानी मुझे याद है, पता नहीं इस वक्त वो लंबी कहानी होगी इस समय सुनाने के लिहाज से, लेकिन मुझे दो चीजें याद आती हैं पुराने। क्योंकि जब हम ये बात शुरू कर रहे हैं तो वो बात शुरू दरअसल किस बात से होनी है। एक शेर है कि जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे। हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। यहाँ से जब आप शुरू करते हैं तो इस वक्त जिस दौर में हम चल रहे हैं, इसमें कितने तरह के संकट एक साथ हमारे सामने खड़े हैं। कोरोना का संकट है, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पे आने वाला संकट है, लोगों की रोजी रोटी का संकट है और साथ में हमारे सामाजिक ताने बाने का संकट है। इस अवस्था में भी लोग जो बड़े संकट हैं उनसे मुकाबला करने के बजाय आपस में मोर्चा खोलने में लगे हुए हैं। इस सब के बीच अगर हमें पढ़ना हो तो हम क्या पढ़ें, हमें लिखना हो तो हम क्या लिखें। ऐसी ही एक स्थिति थी जिसमें नवीन जी आपने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था सरदार जी। आपने 1984 हाँ, के बाद के दौर में, आपको याद होगा, मैंने रविवार, कहानी का नाम था कोरस। कोरस नाम था। कहानी का नाम कोरस था, लेकिन हाँ उसमें सरदार जी का किस्सा था, इसलिए मुझे नाम हाँ, से याद नहीं है। एक दूसरी उसी वक्त की रचना थी जो मुझे याद है, रविवार ने छापा था, लघु उपन्यास था धीरेन्द्र अस्थाना का, एक विचित्र देश की प्रेम कथा। हाँ, उसको पढ़िए तो आपके अंदर तक घुस जाती है वो कहानी, और अगर आप उस माहौल की आपको याद हो, आपने अनुभव किया हो, तो आपको याद आता है कि कैसे कितनी गहराई तक आपको चीजें हिला सकती हैं। तो मैं नवीन जी आपसे शुरू करूंगा, लेकिन पहले परिचय बाकी दोनों मेहमानों का भी करा दूं। अशोक कुमार पांडे है हमारे साथ। अशोक कुमार पांडे को आप में से बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि कश्मीर नामा के लेखक हैं। ये कश्मीर पर ये वर्षों से काम कर रहे हैं और इन्होंने कश्मीर नामा लिखी, जो कश्मीर पर आज की तारीख में हिंदी में सबसे एक जगह संकलित समग्र किताब मानी जाती है। अगर आपने कश्मीर पर और कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कश्मीर नामा पढ़ लें, ये कहा जाता है। और हाल में बदले हुए घटनाक्रम के बाद इन्होंने कश्मीर और कश्मीरी पंडित एक दूसरी किताब भी लिखी है। ये दोनों किताबें भी इस लॉकडाउन में पढ़ी जा सकती हैं अगर आपके पास बाकी समय में फुर्सत नहीं होती है, वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो ये भी एक अच्छा समय है। वंदना राग हैं हमारे साथ। वंदना राग कहानी, कथा, उपन्यास के अलावा इतिहास की जानकार हैं और वंदना जी से भी हम पूछेंगे कि इस समय का क्या इतिहास में कोई उल्लेख मिलता है इस तरह की परिस्थितियों का, इस समय में क्या पढ़ा जाए, क्या लिखा जाए। लेकिन अब शुरुआत नवीन जी आपसे। इस परिस्थिति में क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लोगों को क्या पढ़ने की सलाह देते आलोक जी, दरअसल शुरुआत में जैसे लॉकडाउन हुआ और एक बंदिश लग गई मूवमेंट पर, तो बड़ा मनोवैज्ञानिक सा दबाव था। कुछ पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कुछ दिन तक। फिर ये हुआ कि घर के अंदर कैद आप करेंगे क्या, क्योंकि किताबें ही वैसे भी सहारा होती हैं। और कठिन समय में तो मेरे ख्याल से किताब से बढ़िया दोस्त, किताब से बढ़िया संबल कुछ नहीं होता। तो मैंने सबसे पहले तो दूधनाथ जी का आखिरी कलाम निकाल कर पढ़ना शुरू किया। हैं? क्या किताब है, कई वर्ष पहले पढ़ी थी। पूरा अयोध्या और बाबरी ध्वंस की पृष्ठभूमि पर जो मार मारी है दूधनाथ जी ने, उसके कुछ अंश भी मैंने अपने कई मित्रों को फेसबुक पर या वैसे व्हाट्सएप से भेजे। की दिक्कत ये है इस आलोक जी, इस समय की बहुत सारा समय तो मुझे लग रहा है कम करना चाहिए कि वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो झूठ प्रसारित होता है उसकी भरसक काट करने की जो कोशिश है उसमें बहुत समय जाया हो रहा है। लेकिन किताबों की बात आप कर रहे हैं तो आखिरी कलाम
दूधनाथ जी का बहुत अद्भुत किस्म का उपन्यास है इस वक्त पढ़ते समय। जी, और मैंने बिल्कुल हाल लॉकडाउन। में पढ़ा उसको, आखिरी कलाम वीरेंद्र यादव जी ने उसका जिक्र किया उसके बाद में। हाँ हाँ, वीरेंद्र जी तो खैर उसके, वैसे भी वीरेंद्र जी या कोई भी आलोचक उस किताब को देखेगा तो मुझे लगता है कि अपने समय का इतना अच्छा दस्तावेज है, जो सांप्रदायिकता के जो ट्रेंड्स हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो कैसे समाज में धीरे धीरे इन चीजों की पकड़ बन रही है, वो सारी की सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई हैं। फिर लॉकडाउन होते होते, बल्कि मैंने ऑर्डर किया ही था, मेरे ख्याल से आखिरी डिस्पैच आया होगा, हम्म, तो ऋषिकेश सुलभ का जो हम्म, अग्नि लीक, हाँ, वो मेरे पास पहुंच गया, तो मैंने ये आखिरी कलाम आधा छोड़कर फिर अग्नि लीक पढ़ डाला। जी, और ऋषिकेश सुलभ बहुत अच्छे कहानीकार हैं, लेकिन ये पहला ही उपन्यास है उनका जो बिहार के ग्रामीण और कस्बाई समाज की जो फोर्सेज हैं, जिसमें कि मध्य वर्ग का उभार है, किस तरह मध्य वर्ग पिछले 80 और 90 और 2000 के दशक में उभरा है, राजनीतिक रूप से कैसे ताकतवर हुआ है, उसकी जो बिहार का, या आप बिहार के बहाने पूरे जिसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल भी आप ले सकते हैं, उसमें उसका जो ग्रामीण समाज है हम्म, वो बहुत जबरदस्त तरीके से उसमें उभर कर आया है। उसमें कैसे कम्युनल फोर्सेज राजनीतिक मकसद से एक भी हो जाती हैं और लड़ती भी हैं। जी, उसके जो स्त्री चरित्र हैं, वो तो मैंने ऋषिकेश सुलभ जी को फोन करके कहा था कि उनकी जो स्त्री चरित्र हैं वो तो इतनी ताकतवर हैं, इतने ज्यादा, और प्रेम, इस कठिन समय में प्रेम उसकी ऐसी जबरदस्त अंतरधारा है कि ये जो लॉकडाउन का पूरा आतंक था वो खत्म हो गया। तो इधर तो ये दो किताबें बिल्कुल पढ़ी हैं। तो ये तो किताबें, एक और तो एक तकलीफ है कि किताबें हाथ में इस समय आना मुश्किल है। आपने कहा जैसे आपका आखिरी डिस्पैच आ गया तो इसलिए आपने उसमें हाँ अपनी लीक मिल गई। वंदना जी, मैं आपके पास आऊँ क्योंकि अभी नवीन जी ने दो जिक्र कर दिए, एक तो ये परिस्थितियों का, माहौल का, दूधनाथ सिंह के आखिरी कलाम का, और साथ में स्त्री चरित्रों का। ये जो परिस्थिति होती है, ये यूं तो देखिए लॉकडाउन सबके लिए कष्टकारी है, लेकिन कुछ स्त्रियों के लिए, सबके लिए नहीं कहूँगा, सब परिवार ऐसे होते हैं ऐसा भी नहीं, लेकिन कुछ स्त्रियों के लिए इसमें दोहरा तेहरा चौहरा दबाव, क्योंकि परिवार के सभी लोग जो वक्त के साथ कभी बाहर निकल जाते थे, इस वक्त सब घर में बंद हैं, और उन सब की तरह तरह की मांगे, तरह तरह की डिमांड। सब जगह ऐसे लोकतांत्रिक परिवार नहीं है जहाँ काम का बंटवारा हो गया हो कि कुछ मैं करूंगा कुछ तुम करो। तो आप क्या सोचते हैं इस वक्त क्या पढ़ा जा सकता है? कुछ पढ़ रही हैं या कुछ पढ़ के सुनाना चाहें थोड़ा बहुत, तब भी अच्छा रहे। देखिए, जैसा कि नवीन जी ने कहा, मैं भी इस मौके का फ़ायदा उठा रही हूँ, और ये सच है कि स्त्रियों पर दोहरी तिहरी जिम्मेदारी है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। कोरोना काल से पहले भी स्त्रियों के लिए अपने शौक़ पूरे करने का और पढ़ाई लिखाई करने का वक्त कम ही होता था, तो इस दौरान भी वही स्थिति है। और इस कोरोना काल में ये जब शुरू हुआ लॉकडाउन, तो ऐसा लगा कि एक अवसाद सा घिर गया जो शायद सभी के ऊपर आया, और उसका असर देखने में सभी पर आया। लेकिन धीरे से फिर मन को साधा और मन को बहुत दूसरी दिशाओं में मोड़ा, और सोचा कि और क्या कर सकते हैं, समय चुरा कर पढ़ने लिखने का ही काम कर सकते हैं। तो कोशिश करके मन को किसी तरह साध कर पढ़ना शुरू किया, और सबसे पहले नवीन जी की तरह मैंने भी अग्निलीक उपन्यास पढ़ा। मुझे वो उपन्यास बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरी ज़मीन, मेरी मिट्टी का उपन्यास है, और सुलभ जी मेरे प्रिय कथाकार हैं। और इसके बाद एक सिलसिला सा चल पड़ा। मैंने वैधानिक गल्प पढ़ा चंदन पांडे का, जो भी आज के समय का एक बहुत बेहतरीन उपन्यास है। फिर मैंने बेदावा पढ़ा तरुण भटनागर का, वो भी बहुत अच्छा उपन्यास है। और आईना साज अनामिका जी का, जिसमें एक गुज़रे ज़माने की बहुत खूबसूरत बातें दर्ज हैं, और एक आधुनिक लड़की जो पत्रकार है उसके संघर्ष की कहानी वाया मीडिया, गीता श्री का उपन्यास है, वो भी मैंने पढ़ लिया। फ़िलहाल मैं प्रभात, जो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के कवि हैं, कवि तो वो हिंदुस्तान के हैं, हिंदी के हैं,
लेकिन हिंदी में लिखते हैं, लेकिन राजस्थान में रहते हैं, उनकी बहुत सुंदर कविताएं पढ़ रही हूँ। तो अशोक जी, तो स्वागत। आप तो कश्मीर नामा, कश्मीर का हाल वहाँ तो पता नहीं कब से कितने दिन लॉकडाउन चल लिया, तो आप तो वहाँ बात भी करके आए, इस बीच लोगों से मिल के भी आए। तो इस मनस्थिति में आदमी क्या पढ़ता भी है, कुछ पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? नहीं, कश्मीरी तो मुझे बहुत कुछ पढ़ते हुए नजर नहीं आया जब उस समय मैं गया हुआ था। और कश्मीरी लॉकडाउन को अपने लॉकडाउन से तुलना करना थोड़ी छूट ले लेना है। इस लॉकडाउन में सड़क पर सेना नहीं है, इस लॉकडाउन में आपके पास इंटरनेट है, हम लोग बात कर रहे हैं। कश्मीरी लॉकडाउन में इंटरनेट नहीं था और अभी भी वहां पे सिर्फ 2G है, अभी भी वहां पे 4G नहीं है। आप किसी कश्मीरी को अगर जोड़ते तो वो नहीं जुड़ पाता। तो खैर वो लॉकडाउन या ये लॉकडाउन काफी अलग है। ये एक बीमारी से पैदा हुआ है, वो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम से पैदा हुआ है। तो दोनों की तुलना करना मैं हमेशा, बहुत सारे लोगों ने की थी, लेकिन मुझे हम नहीं लगता कि ये तुलना की जानी चाहिए। तो जहां तक पढ़ने का सवाल है, एक किताब मुझे शुरू करनी थी गांधी के बारे में। उसने गांधी को क्यों मारा। मैंने तय किया था कि नाथूराम गोडसे का जो बयान है, उस बयान को किताब के रूप में करके उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में और कई भाषाओं में खूब प्रचारित किया जाता है। गांधी वध कहा जाता है। तो उसमें जो सवाल उठाए गए थे, जिसको जस्टिस खोसला ने कहा कि अगर आज जो यहाँ जनता बैठ के सुन रही है वो जज होती तो इस पर फैसला नॉट गिल्टी हो जाता। मैं उन सवालों से लगातार गुजर रहा था और मेरा मन था कि मैं एक किताब लिखूं। और फिर मुझे लगा कि सिर्फ सवालों का क्या जवाब देना है। गांधी उस समय जितना कुछ कर रहे थे, उनके बरक्स बाकी लोग थे। तो गांधी को पढ़ने के लिए मैंने एक जमाने में गांधी का थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन गांधी को दोबारा से मैंने पढ़ना शुरू किया। और इस लॉकडाउन में मुझे लगता है कि 30 किताबें मैं गांधी पर पढ़ गया हूँ। और कुछ किताबें ऐसी थी जो पहले मैंने पढ़ी थी या पलट के रख दी थी, कुछ ऐसी हैं जो मैंने मंगवाई थी, इकट्ठा की थी, कुछ इंटरनेट पे मिल गई। तो इस तरह से लगातार मैं गांधी पर ही पढ़ रहा हूँ। इसके ठीक पहले वंदना का जो नया उपन्यास आया वो मैंने पढ़ा था। और उसके बाद चंदन का एक उपन्यास, चंदन पांडे का उपन्यास आया, वो मैंने पढ़ा। अनामिका जी का एक उपन्यास आया था, वो मैंने पढ़ा। तो ये 3 उपन्यास मैंने एक के बाद एक पढ़े थे। और उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया तो मैंने उपन्यास एक तरफ किए। पहले दिन मैं बहुत डिप्रेशन में था, तो स्वदेश दीपक की कहानियां मैंने पढ़ी। मैंने कहा डिप्रेशन को डिप्रेशन वाला आदमी ही दूर कर सकता है। तो स्वदेश दीपक की कहानियां पढ़ने के बाद फिर मैंने कहानी की कविता एक तरफ रखी और फिर मैं सीधे गांधी के साथ जुड़ गया और लगातार गांधी पे पढ़ रहा हूँ। और आपको एक मजेदार बात बताऊं कि स्मगल करके एक मित्र ने मुझे गांधी पर एक किताब है, डगलस साहब की जो किताब थी, वो मेरे पास थी नहीं और ऑनलाइन ऑर्डर की थी, बहुत दिनों से आई नहीं थी। तो मैंने उसको बताया यार इस किताब की मुझे जरूरत है। तो उस बेचारे ने दूध वाले और कैसे कैसे माध्यम से स्मगल करके मेरे पास वो किताब पहुंचा दी। तो किताबों की भी स्मगलिंग हो रही है अगर मित्र आपका साथ दे तो आपने गांधी का जिक्र किया और मैं दरअसल एक हिंद स्वराज निकाल के लाया हूँ। आज की तारीख में जो माहौल है, इसमें मैं एक सवाल उनका है, उस सवाल का जवाब है, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आप लोगों की इजाजत हो? स्वागत। पाठक का सवाल है, अंग्रेज दोनों कौमों का मेल होने देंगे? हिंदू मुसलमान के सवाल पर गांधी जी का कहना है, ये सवाल डरपोक आदमी का है, ये सवाल हमारी हीनता को दिखाता है। अगर 2 भाई चाहते हैं कि उनका आपस में मेल बना रहे तो कौन उनके बीच में आ सकता है? अगर तीसरा आदमी उन दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर सके तो उन भाइयों को हम कच्चे दिल के कहेंगे। उसी तरह अगर हम हिंदू और मुसलमान कच्चे दिल के होंगे तो फिर अंग्रेजों का कसूर निकालना बेकार होगा। कच्चा घड़ा एक कंकड़ से नहीं तो दूसरे कंकड़ से तो फूटेगा ही। घड़े को बचाने का रास्ता ये नहीं है कि उसे कंकड़ से दूर रखा जाए, बल्कि ये है कि उसे पक्का बनाया जाए ताकि कंकड़ का भय ही न रहे। उसी तरह हमें पक्के दिल का बनना है। हम दोनों में से कोई एक भी, ध्यान की देने की बात है, हम दोनों में से कोई एक भी अगर पक्के दिल के होंगे तो तीसरे की कुछ नहीं चलेगी। ये काम हिंदू आसानी से कर सकते हैं। उनकी संख्या बड़ी है, वे अपने को ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं, इसलिए वे पक्का दिल रख सकते हैं। ये कहानी थोड़ी और आगे जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त इतनी, जितना मैंने पढ़ा गांधी की अहिंसा में जो इस साहस का मामला है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 2 मिनट, आधा मिनट लूंगा। गांधी जिस समय नोआखली में गए थे हिंसा के बाद, और वहां पर एक गांव में वो 2 महीने रहे थे। उस समय उनके सचिव की जो भूमिका निभा रहे थे प्रोफेसर बसु, जो खुद गांधीवादी नहीं थे, गांधी को पढ़ा खूब था,
उन्होंने एक किताब लिखी है माय डेज विद गांधी। तो ये हिंदू स्वराज तो बहुत पहले का है, हिंदुस्तान में सक्रिय होने से पहले की चीज है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं है मैं कहूँ तो। लेकिन नोआखली तो बिल्कुल उनकी मौत से थोड़ा पहले की बात है। और उस समय अहिंसा और साहस का जो मेल उन्होंने दिखाया है, और जिस तरह से उस इलाके में मुस्लिम लीग सरकार से काम करवाए हैं जिसको जिम्मेदार समझा जा रहा था हिंसा का, मतलब इट्स समथिंग टू सैल्यूट। ये आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और गांधी से लोग मुझे लगता है कि बहुत अजीब अजीब चीजें सीखते हैं, साहस नहीं सीखते। और खास तौर ये पर आलोक जी, आपने हिंद स्वराज निकाली तो एक अवान्तर प्रसंग कह लीजिए मुझे आज के लॉकडाउन में बहुत याद आ रहा है कि हिंद स्वराज में वो लिखते हैं कि रेल नहीं होनी, दुनिया में रेल नहीं चलनी चाहिए, ट्रेन नहीं चलनी चाहिए, डॉक्टर नहीं होना चाहिए, वकील नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ आजकल अगर ये ट्रेन रेन कोई यातायात का साधन नहीं होता तो कोरोना किसी एक कोने में होता तो हमें क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसके बिना दुनिया कैसी होती। और हालांकि वो दुनिया, हम दुनिया में बहुत आगे चले आए हैं पता नहीं, लेकिन वो बात बार बार आजकल याद आ रही है कि दुनिया रेल नहीं होनी चाहिए। रेल नहीं होती तो गांधी नोआखली पहुंचते कैसे? रेल, गांधी चंपारण रेल से गए थे, तो हिंदुस्तान को ही उन्होंने ट्रेन से देखा पूरा। उन्होंने ट्रेन बिल्कुल सफर मशहूर है। तो वंदना जी, अब मुझे उम्मीद है कि कुछ हमारे बेहतर कनेक्टिविटी हो गई होगी। अब ये तो सच है कि हमने बचपन से किसी न किसी तरीके से गांधी को फॉलो करने की कोशिश की है, हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। हर कोई अपने अपने ढंग से इन्फ्लुएंस्ड है, कुछ सकारात्मक ढंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कुछ नकारात्मक ढंग से इन्फ्लुएंस्ड है, पर गांधी जाते नहीं हैं। और जब हम कहते रहे हैं कि हम गांधी की बातों को की इतनी कदर करते हैं कि गांधी आज भी ज़िंदा हैं लोगों के जहन में, उन पे हम बात करते हैं, और कहीं न कहीं से जब भी हम संकट में होते हैं गांधी उभर उभर के सामने आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने बातें बहुत कर ली गांधी के बारे में, पर उनके जीवन जीने का तरीका अब हमें कोरोना सिखा रहा है, लॉकडाउन सिखा रहा है कि कैसे गांधी ने कहा था कि बहुत कम चीज़ों से, मितव्ययिता जिसे हम कहते हैं, वैसा जीवन मितव्ययी होकर कैसे जीवन जिया जा सकता है, अपनी ज़रूरतों को कम करके हम कैसे जीवन जी सकते हैं और खूब बेहतर जीवन भी जी सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। कम से कम हम आकाश देख पा रहे हैं, प्रकृति को निहार पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि प्रकृति को भी एक मौका मिला है अपने आप को रिपेयर करने के लिए, जिससे पृथ्वी में जो ख़त्म होती हुई सांसें थी वो दोबारा से मिल जाए पृथ्वी को, और पृथ्वी हमें दे सके। ये भी इस समय में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा और जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ऐसा है। तो हमें अपने जो विकास की दर है, या हम जिसे कहते हैं विकास, उसे हम कहाँ ले जाना चाहते हैं और मनुष्य का किस तरह का विकास हम चाहते हैं। जी, तो कितना भी गहरा अवसाद हो, और जैसे इतने सिग्नल की खराबी के बावजूद आपने इतना बोल दिया कि काम की बात समझ पाए। और एक अच्छी बात जो आपने बोली खासकर अशोक कुमार पांडे के कुक होने के बारे में, कि ये मुझे लगता है जब लॉकडाउन खुलेगा तो होगा ये कि बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों के घर पे पहुंचेंगे कि भाई वो जो लॉकडाउन के दौरान बनाया था। इनका वो अशोक बहुत अच्छे कुक हैं, और हर आदमी अपने अपने ढंग से क्रिएटिव होता है, और हो रहा है इस काल में। इसने हमें ये समय दिया है कि हम अपने अपने ढंग से क्रिएट कर सकें, और मेरे लिए ये सुखद आश्चर्य की बात है कि न सिर्फ ये कश्मीरनामा लिखते हैं, कश्मीरी पंडितों पर किताब लिखते हैं, और कई नए नए प्रोजेक्ट्स इनके दिमाग में अभी चल रहे हैं जिनके बारे में जब ये जिक्र करते हैं तो हमेशा मुझे लगता है कि इस तरह का इंटरवेंशन, कथेतर इंटरवेंशन कितना ज़रूरी है हमारे समाज को बचाने के लिए। और इन्होंने एक और बात साबित की है कि हिंदी पढ़ने वाले भी ऐसा नहीं है कि कम है। उनको यदि हम अच्छी चीज़ें दें, अच्छी बातें बताएं, और ऐसी जानकारी, ख़ास तौर से कश्मीर को लेकर एक बहुत तरह की लोगों के अंदर बहुत तरह का कन्फ्यूजन रहता है, बहुत मति भ्रम है चीज़ों को लेकर, और उसको ख़त्म करने में ख़ास तौर से हिंदी पट्टी में अशोक ने बहुत बड़ा काम किया है। तो मुझे लगता है कि इनका असली इम्तिहान तो कोरोना के बाद होगा, कोरोना काल के बाद होगा,
और हम लोग इनके घर धावा बोलेंगे। इनके जो नए नए व्यंजन इन्होंने सीखे हैं उन सब का आस्वाद लेने के लिए। हाँ, कि अब उसका एक स्वाद और तो है। जो हुई कि जी 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 एक गांधी जी के ऊपर भी बात हुई, तो जैसे अशोक ने कहा कि गांधी जी के बारे में नवीन जी ने भी कहा, ने भी साथ सुनाया, तो हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में गांधी से बहुत प्रभावित होते हैं। कोरोना काल ने हमें ये मौका दिया है कि हम सब गांधी की तरह बहुत निर्भयता से सिंपल होकर रहना सीखे। एक्चुअली में जो हम पढ़ते आए हैं या कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड भी हुए हैं, उसको सही तरीके से फॉलो करने का वक्त हमें मिला। आलोक जी, एक और मजेदार बात बतानी है आपको। जी अशोक जी, बिल्कुल। मैं रात तो मैंने गुजराती सीखी थी, लिखना पढ़ना दोनों सीखा था, तो मुझे मोरारजी देसाई की जीवनी, मोरारजी देसाई की जीवनी और प्यारे लाल वाली जो किताब है वो दोनों गुजराती में मिली। तो बहुत दिनों बाद मैंने गुजराती में एक साथ 150, 200, 250 पेज पढ़े और मजा आया इस वक्त लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान। अच्छा अशोक जी, आप तो प्रकाशन का काम भी कर रहे हैं, कुछ कविताएं आपके पास हैं जो कुछ एक आध कविता अगर आप सुना सकते हो, या कोई किताब जो अभी उज्ज्वल भट्टाचार्य ने 22 कवियों की 100 कविताएं हमारे लिए तैयार की थी अनुवाद में, विश्व कविता से। आप अगर कहें तो मैं उसमें से कुछ कविताएं जरूर सुनाना चाहूंगा। एक आध भी सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। तब तक मैं नवीन जी से पूछ लेता हूँ, जब तक आप ढूंढ के लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास ही है, तो तक मैं ढूंढता हूँ, आप बात कीजिए। नवीन जी, कुछ ऐसा जो आप सुनाएं, जो हम सुनाएं? जी, अपना हो दूसरे का हो। नहीं, सुनाने का तो मैं अभी पहल मेरे पास आई, उसमें बम्बई पर इतनी अच्छी कविताएं हैं। पहल 121 ये भी संयोग से पहुंच गई थी लॉकडाउन के ठीक पहले पहले। जैसे इसमें ये प्रफुल्ल शिलेदार की कविताएं हैं, मराठी वाले प्रफुल्ल जी हैं, और मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ प्रफुल्ल शिलेदार की कविताएं। ये थोड़ी सी लंबी कविता, लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्सा सुनाता हूँ कि वो कैसे। जैसे, यार इस शहर की एक अजीब सी बू आती है। किस चीज की है यह बू? अरे यह समुंदर की गंध है भाई, बहुत दुखी है वह। और समुंदर में जो मछलियां हैं उनके चीखने की गंध भी उसमें घुली है। यहाँ की हवा में भी कितना पानी है देख, और इस पानी में है नमक। यहाँ के मेहनत कश इंसान का पसीने के नमक की गंध। बम्बई को लेकर के 5-6 कविताएं हैं। एक बम्बई का नक्शा करके कविता है कि वो एक फुटपाथ पर नक्शा बेच रहा है, उससे वो बम्बई का नक्शा मांगता है। वो कौन सा नक्शा दूं तुमको? वो बहुत सारे नक्शे दिखाता है, कविता में वर्णन है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये मुझे ये नहीं चाहिए। फिर वो कुछ कवियों के नाम लेता है, बम्बई के, मराठी के कवियों के, थिएटर वालों के नाम लेता है, कहता है तुम ये नक्शा मुझे दो। तो बहुत बहुत अच्छी अभिव्यक्ति मुझे लगी पहल में जो ये कविताएं हैं। और पहल में एक जितेंद्र भाटिया का यात्रा संस्मरण है। जितेंद्र भाटिया तो अद्भुत संस्मरण लिखते हैं, लेकिन ये जो बनाना रिपब्लिक हम जिसे कहते हैं, ग्वाटेमाला से लेके पनामा तक की जो मध्य अमेरिका की पट्टी है, उनके देशों की इतिहास और वर्तमान का जो वर्णन है वो बिल्कुल हिला देने वाला है कि दुनिया में ये सब भी हो रहा है। कई बार हम भारत को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन अगर हम होंडुरास के हाल देखें या पनामा के हाल देखें या कोस्टारिका के हाल देखें तो लगता है कि मानव जाति कहाँ कहाँ और किस किस यात्राओं से गुजर रही है। तो ये पहल का ये अंक भी बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा। जी, तो ये जैसे आपने बनाना रिपब्लिक वाले देशों का जो जिक्र किया और उसके साथ आपने जितेंद्र भाटिया की यात्रा संस्मरण का है, तो मुझे याद आ रहा है ये प्रवीण झा की किताब कूली लाइंस मैंने कुछ समय पहले ली थी, और मुझे लगता है वो किताब ऐसी है जिसमें आपको थोड़ा पढ़ते हैं तो फिर डूबना पड़ता है, और वो बहुत आपको तरह तरह से छूती है, छेड़ती है, हिलाती है, चुभाती है। और कितने उसके साथ मुझे ये भी लगा फिर उसको पढ़ के इस समय के माहौल में कि अब आज की तारीख के बाद, जब ये लॉकडाउन शायद चलते हुए भी लोग लिख रहे होंगे, लेकिन जब ये खत्म होगा, जब ये वक्त बीत जाएगा, ये और ये वक्त बीतेगा ही, लोग कहते हैं हर वो सुबह कभी आएगी, तो जब ये बीतेगा आएंगे उजले दिन जरूर। उसके वीरेंद्र डंगवाल की पंक्ति है।
इसके सैलेन का बाद गीत वो वक्त जो होगा, इस दौर को कौन लोग होंगे जो इस दौर को कलमबद्ध कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे? आप लोग, जैसे आप नवीन जी खुद लिखते हैं, वंदना जी आप लिखती हैं, आप लोग क्या सोच के निकलें? इसमें से क्या निकलेगा? कविता निकलेंगी, कथाएं निकलेंगी, उपन्यास निकलेंगे? मुझे आलोक क्या लगता है कि मैं आजकल रोज अपना कूड़ेदान खाली करता हूँ जब, तो उसमें कूड़ा ही नहीं होता, चंद दूध के पैकेट होते हैं। और पहले क्या होता था कि कूड़ेदान पूरा भर जाता था रोज, उसके अलावा दूसरा कूड़ेदान भी भर जाता था, और जो कूड़ा बटोरने वाली आती है महिला ठेला, उसकी ठेला जो है ओवरफ्लो करता था, गिरता था। आजकल उसमें भी कूड़ा नहीं होता। तो मुझे ये बार बार हॉन्ट कर रही कि हमारी कितनी कम जरूरतें हैं जिंदा रहने की। कि भाई रोटी दाल रोटी सब्जी थी, अनाप शनाप सामान खरीदते चले जाते हैं, और सामान इतना बड़ा होता है, पैकिंग इतनी बड़ी होती है। पैकेजिंग का व्यवसाय दुनिया में कितना बड़ा है, ये मैंने स्टीव जॉब्स की आत्मकथा पढ़ करके जाना था। तो ये जो चीज बार बार याद आ रही कि हम शायद कहीं अपनी बहुत सारी फालतू चीजों में फंसे हुए हैं। क्या इस तरह का सोच को लेकर के कुछ लिखने की बात कहीं बीज रूप में दिमाग में है? पता नहीं कभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने वंदना जी ने अपनी बात जब की तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हमें गांधी से मितव्ययिता सीखने का समय है, सही समय है ये समझने का कि आप कितने कम में अपना गुजारा कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। आदमी की आप देखिए ना, मितव्ययिता तो एक प्रयास से आप हासिल कर लेंगे, इस समय भी हासिल कर लेंगे, लेकिन एक इंसान की जरूरतें कितनी कम होती हैं। और हमने कितना बड़ा संसार फैला रखा है। 4 कमरे का घर है तो उसमें भी कुछ रखने की जगह नहीं है, 6 कमरे का घर है तो वो भी भरा हुआ है, और जरूरत आदमी की जो है कितनी जरा सी है, तो एक छोटा सा कूड़ेदान नहीं भर रहा है आजकल। ये अच्छा आपने एक बिंब अशोक जी, मैंने कविताओं की एक सीरीज लिखी थी। दरअसल जो ना छूने वाला मामला आया, मुझे एकदम से याद आया। लंबी कविता थी वो, तो कई सारी चीजें थी, लेकिन उसमें एक आखिरी हिस्सा 2 लाइन का जो था, हंसा ठठा के दक्षिण टोला, हंसा ठठा के दक्षिण टोला, अब बढ़िया है सब अछूत है। तो एक मतलब मुझे ये लग रहा है सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज जिसके जीन में सोशल डिस्टेंसिंग है, वो इससे उभर के आएगा तो कैसा होगा? एक तो ये मेरी चिंता है। दूसरा, अभी न्यूज क्लिक में कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था और मैं लगातार उस पर सोच रहा हूँ कि जो ऊर्ध्व विकास हुआ है हमारा, मल्टी मेट्रो सेंटर्ड और डेवलपमेंट का जो पूरा का मॉडल बना है बड़ी पूंजी का, वो इस तरह के संकट बार बार लेके आएगी। और इसमें एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन का जो पूरा मामला था, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट का मामला था, तो उसको लेके मैं सोच रहा हूँ। चूंकि मेरी ट्रेनिंग इकोनॉमिक्स की है, तो मेरा मन है कि हम कुछ दोस्तों में लगातार बात चल रही है कि एक इकोनॉमिक मॉडल हम लेके आए, अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल। कितना कर पाएंगे पता नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वंदना जी, आपकी आवाज का पता नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन और समय भी कई बार बाद में भी आ रही है, कई बार वंदना की आवाज बाद में आ रही है। हाँ, नहीं आ रही। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि आ रही है। जो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो अपने समय को दर्ज कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं वो, पर कुछ लोग शायद इतने तात्कालिक ढंग से चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाए। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो चीज़ों को जज्ब करने दे रही हूँ। जब कुछ होगा, कुछ ऐसा लगेगा, तो अगर कभी लिखा तो उपन्यास ही जहन में आ रहा है कि ये एक महाआख्यानात्मक समय है हमारा, और अगर हम बच गए, जी गए, तो आज तो नहीं दर्ज कर पाऊँगी उसे, लेकिन कभी बाद में ज़रूर इस पर कुछ जो त्रासदी समय की है और जो मनुष्य की अक्षमता है इसको डील करने में, जिस तरह लाचार और बेबस हम सब हो गए हैं, जहाँ सारी जात बिरादरी, धर्म, पैसे, रुपए और वर्ग की सारी जो दूरियां थी, जो सामाजिक विभेद थे, वो सारे के सारे इस कोरोना काल ने हमें मिटाने के लिए मजबूर कर दिया है। और सबसे बात यही बताई है, एक शिक्षा दी है कि भाई आदमी
को हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इस पर चिंतन मनन करने के लिए भी हमें एक मौका उपलब्ध कराया है। शब्द जो है हमारे बिहार का यूनिक का, जिसमें मोटी चमड़ी वाले जो हम हो चुके दूसरी है प्राणी, तो हम वापस वैसे ही हो जाएंगे। देखिएगा कि जैसे हालात नॉर्मल होंगे, थोड़े भी नॉर्मल होंगे, तो हम वापस अपनी हरकतों पे चले जाएंगे। हम गांधीवाद को हम वापस वैसे ही हो जाएंगे, कतई नहीं बताएंगे या कुछ भी नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अपनी जिंदगी अब को मेरे पास समय नहीं रह गया है वंदना जी, जिस रिकॉर्डिंग करता हूँ ये मीटिंग अचानक बंद कर देता है। तो मैं सिर्फ दो बातें जो आपने कही राइट एक आपने कहा कि लिख तो इस वक्त नहीं जा रहा है, लेकिन जल्द किया जा रहा है। तो आपने कहा कि जो लिखा जा रहा है, लिखा तो नहीं जा रहा है लेकिन जज्ब किया जा रहा है, एक बात ये। दूसरा आपने कहा कि ये बात अभी सुनने में अच्छी लग रही है कि हम सब मितव्ययी हो जाएंगे या गांधी को याद करेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है और इसका बड़ा डर है कि जैसे ही इस लॉकडाउन से हम ठीक से बाहर हो जाएंगे, तुरंत नहीं लेकिन जैसे ही इस लॉकडाउन का डर चला जाएगा, तो हम वापस अपनी उन्हीं हरकतों में लौट आएंगे और जैसा नवीन जी का कूड़ेदान पहले भरा रहता था, वापस वो उतना ही भरा हुआ दिखने लगेगा। तो अब देखेंगे क्या होगा लॉकडाउन के बाद, लेकिन इस वक्त इतना ही, यहीं पे बात खत्म करनी पड़ेगी। और जैसा पहले मैंने कहा, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस लॉकडाउन के दौर में पढ़ाई नहीं होगी, लिखाई नहीं होगी, गीत नहीं गाए जाएंगे। इस वक्त भी लोग काम में लगे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, और इसके बाद देखेंगे कहाँ पहुंचती है दुनिया और कहाँ पहुंचते हैं हम। इस वक्त इजाजत दीजिए। अगर आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए।